फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 17 एपिसोड में। मैं हूं नमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन की सीरीज में हमारा ये 17 एपिसोड। पिछले तमाम एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत खास होने वाला गाइस, क्योंकि आज जैसे पिछले तमाम एपिसोड्स में आपने देखा है हमने काफी सारे एक्सपर्ट से आपको मिलवाया और उनकी जो जानकारी थी, उनकी जो नॉलेज थी, वो आप लोगों से साझा करवाई। आज इसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं एक रेपुटेड हॉस्पिटल में उनकी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप सभी की प्राथमिकता यही होती है कि जब आप बीमार होते हैं या कोई भी गांव में दूर दराज में कोई भी किसी का भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में आपकी प्राथमिकता यही होती है कि डॉक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए और आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन कम बजट में होना चाहिए। तो बजट का भी आप लोग ध्यान देखते हैं और आप देखते हैं कि आपका ट्रीटमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का कौन सा हॉस्पिटल है, हमने तमाम हॉस्पिटल्स में जानकारियां बटोरी तो हमें लगा कि एक हॉस्पिटल जो है बहुत यूनिक तरीके से काम कर रहा है। हम आए हैं वहां पर और वहां के जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो ऑनर है वहां पर, उनसे बात करेंगे। और ये हॉस्पिटल खास इसलिए भी है क्योंकि जो इसके ऑनर है वो खुद अपने आप में एक सर्जन है, डॉक्टर हैं और पिछले उनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उनसे भी बहुत सारे तमाम हम सवाल पूछने वाले हैं। तो फटाफट से गाइड चलते हैं। आप इस पूरे एपिसोड में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। में देखा होगा कि पिछले तमाम एपिसोड्स में हम लोगों ने देहरादून के तमाम जो एक्सपर्ट थे उनसे आप लोगों की बात करवाई और उन्होंने जो अपने गहरे उनके एक्सपीरियंस थे वो आपसे साझा किए उन्होंने और आपको तमाम जानकारियों से रूबरू करवाया। इसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं, आशा वेलनेस क्लिनिक है एक हरबटपुर में। और जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आती थी किसी एक अच्छे हॉस्पिटल के बारे में कि सर आप हमें कोई जानकारी बताइए कि कौन सा एक अच्छा हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कॉस्ट भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हो और जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है जो देखभाल हो अच्छी तरह से हो। बहुत सारी क्वेरी जो आप लोगों के हमारे पास आई, तो उन सब क्वेरियों को समेटते हुए उनको चेक करते हुए उन ईमेल्स को देखते हुए हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे क्लिनिक में हरबटपुर में जो अपने आप में काफ़ी कम समय में जिसने बहुत अच्छा अपना एक रेपुटेशन जो है यहाँ पर बनाया है और काफ़ी यहाँ पर जो है पेशेंट्स भी आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी हुए हैं। तो आशा वेलनेस क्लिनिक के नाम से है, हरबटपुर में है। तो हमारे साथ जो बैठे हैं अभी जो एक्सपर्ट इस यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी सर हमारे साथ में हैं और आप अपने आप में MBBS हैं, MS हैं और पूरे हॉस्पिटल को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं। बहुत इसमें हर चीज़ में आप ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी भी इसकी चेक कर रहे हैं और खुद ही इसमें हर पार्ट्स में पार्टिसिपेट करके इसको बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब मंच में। आपका स्वागत है सर। और चूँकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी एक हेल्थ को लेकर की, आजकल अवेयरनेस भी लोगों में बहुत हो चुकी है। लोग कहीं भी जाने से पहले बहुत गहन पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं भी जाने से पहले कि ये हॉस्पिटल की रेपुटेशन क्या है, यहाँ डॉक्टर्स कैसे हैं, यहाँ ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे IPD कैसी हैं, OPD कैसी हैं, यहाँ पर जो जनरल आपकी जो वार्ड्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सर आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम भी कमाया है क्षेत्र में और इसीलिए हम मजबूर हुए, हमने कहा सर से एक बार मिलेंगे, उनसे आप परिचय करेंगे। तो सर सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स में देख पा रहे हैं, एक छोटा सा सूक्ष्म परिचय सर आप बता दीजिए अपनी तरफ से, कहाँ से सर बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी हुई है, बेसिकली सर रूट्स कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इस फील्ड में आना हुआ, थोड़े से आपके बारे में सूक्ष्म परिचय सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी जी। मैं MBBS MS जनरल सर्जन हूँ। मेरा जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। मेरी पढ़ाई भी हरियाणा से ही हुई है। उसके बाद मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली से MBBS किया। MBBS करने के बाद मैं भारतीय विद्यापीठ पुणे से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर इन सर्जरीज। उसके बाद मैं फिर वापस करनाल में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पे रहा। उसके बाद मेरा रुख जो था वो देहरादून की तरफ हो गया और मैं फिर दून मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे था और फिर धीरे धीरे जॉब स्विच करते करते फिर मेरे को मतलब जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर। मैं लोगों के लिए बेहतर नहीं कर पा रहा था जितना मैं करना चाहता था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा सेंटर कहीं पे खोला जाए और फिर मैंने ये जगह देखी। मैं मतलब देहरादून से बाहर थोड़ा सा आया, पेरिफेरी जिसे कहते हैं कि मतलब बॉर्डर एरियाज हो गए हैं, तो उन एरियाज में लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इन लोगों को दूर भाग के सीधे वापस देहरादून जाना पड़ता है या वहाँ जाना पड़ता है और जहाँ काफ़ी महंगा इलाज होता है। तो मेरा ये मकसद था कि मैं एक
छोटे से मतलब कस्बे टाइप की जगह पे एक अच्छी बेहतर सुविधाएं लोगों को दे सकूं। और ऐसा ये मतलब मेरा स्टार्टिंग ही आज ये पहला हॉस्पिटल है। अगर आगे सब कुछ ठीक रहा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं ऐसी जगहों पे छोटे छोटे सेंटर जहाँ पे हम बेसिक इलाज मरीज का कर सके, मरीज को ज़्यादा दूर भागना ना पड़े। तो उसी सोच के साथ मैं यहाँ आया था। तो गाइस अब देख पा रहे होंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया कि उन्होंने उनका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, साथ में उन्होंने एक हॉस्पिटल डाला हुआ है, कोई दूसरे लाइन में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल डाला हुआ है, लेकिन उनकी सोल वहाँ पर नहीं है पर्टिकुलर। आप समझ रहे हैं बात को। डॉक्टर साहब जो हैं चूंकि मेडिकल फील्ड से हैं, उन्हें पता है कि जो खामियां हैं किसी हॉस्पिटल में क्या क्या हो सकती हैं, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। उन्होंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस चीज़ को चेक कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को भी वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अपना जो बेसिक मोटिव है वो भी बताया कि उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे क्यों उन्होंने ओपन किया, जबकि वो एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज था। उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं थे उस चीज़ से। उनको लग रहा था कि मैं एक अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हूँ। तो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के बिहाफ पर। डॉक्टर साहब सब बहुत सारे जैसे हमारा ये एपिसोड्स हम बना रहे हैं पिछले एक पहले एपिसोड से लेकर 16 एपिसोड तक हम लोगों ने पर्टिकुलर एक कोर्सेज को हमने कवर करते हुए आए हम लोग। तो आप चूंकि एक डॉक्टर हैं सर और आप एक पर्टिकुलर एक इसको रन कर रहे हैं हॉस्पिटल को, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? मतलब इसको आने वाले टाइम पे जैसे जो मेडिकल के बच्चे हैं वो भी आपको अप्रोच करेंगे, वो भी आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, उनके लिए यहाँ से शुरू करते हैं, उनके लिए सर बेसिक जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? फिर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें। उन लोगों के लिए बस यही मैसेज है, आप अपना मेहनत करते रहिए। और मतलब मेडिकल प्रोफेशन में आप आ रहे हैं तो आप मतलब ये मत सोचिएगा कि आप पैसा कमाने आ रहे हैं या क्या है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। आप मतलब एक मरीज है, किसी के भी चेहरे पे अगर आप स्माइल ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं, तो उससे बेहतर आपको मतलब कोई पैसा भी इतना वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। किसी की जान आप बचा लेते हैं, किसी को बहुत ज्यादा दर्द है उससे उसको रिलीफ मिल जाए, पेशेंट को, मरीज ठीक होकर घर चला जाए खुशी से, उसका पूरा परिवार खुश हो जाए, इससे ज्यादा मतलब एक पैसा कमाने में खुशी नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिल पाएगी जितना कि आप जब आप इस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे कि आपको किसी को ठीक करना है और अपना जो 100% देना है अपने काम में। तो गाइज आपको डॉक्टर साहब की बातों को बहुत गहराई से समझना है और वो जिस तरह से समझा रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जो बच्चे खासकर जो 12th में पढ़ रहे हैं और जो मेडिकल के प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज में देना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर साहब की तरफ बनना चाहते हैं और आगे चल करके इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड तो करना ही है, लेकिन सर की बातों को भी कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखना है कि हमें आगे चल करके अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह से न्याय करना है। तो डॉक्टर साहब सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ, जैसे आपने ये हॉस्पिटल बनाया सर यहाँ पे, तो यहाँ पे सर अब जो हमारे व्यूअर्स में देख पा रहे हैं उनके दिमाग में ये क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब से चलो बातचीत हो रही है, यहाँ पे सर ट्रीटमेंट किन किन पर्टिकुलर बीमारियों का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं यहाँ पे सर? किन किन चीज़ों के लिए लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैं जनरल सर्जन हूँ, मेरे साथ में मेरी टीम मतलब मेरे कलीग्स हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, इवन एक सर हैं हमारे ओंको सर्जन हैं, वो भी हमारे साथ वो भी है, जुड़े हुए हैं। तो हम इस छोटे से सेंटर में जितनी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोगों को दे सकते हैं हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, पूरा मॉड्यूलर है, आईसीयू है। अच्छा। इस रीजन में मतलब अराउंड आप जाएंगे तो 10-15 किलोमीटर के रीजन में अभी तक कोई आईसीयू नहीं था यहाँ पे, वो पहला हमने ही बनाया है यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट। हाँ, और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस जगह पे बहुत जरूरत थी लोगों को, इस वजह से हमने तो सर जैसे बीमारियों को हम कैटेगराइज करें, बीमारियों हाँ तो बीमारियों को कैटेगराइज करें तो जैसे अगर फिजिशियन है जो हमारे, वो आपका टीबी, डायबिटीज और थायराइड, ब्लड प्रेशर और भी अन्य कई, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। मैं जनरल सर्जन हूँ तो मैं पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई, जिसे पित्त की थैली कहते हैं हिंदी में, उसकी सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई, कभी आंत फट जाना जिसे कहते हैं, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो गया, हर्निया हो गया किसी को, इवन पाइल्स, हेमरॉइड्स, बवासीर वगैरह, जो कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन हो गई हैं ये डिजीजेस।
तो इन सब बीमारियों का यहाँ इलाज होता है। ट्रीटमेंट होता है सर। हाँ जी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर ने आपको बताया कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी कि यहाँ पर आप अगर आप आना चाहेंगे, तमाम जो वीडियोस देख रहे हैं देश के कोने कोने से, हमारे उत्तराखंड से भी देख रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर से भी जो लोग देख पा रहे हैं और जिनको लगता है कि यहाँ पर एक बेहतर इलाज के लिए उन्हें आना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, वो आ सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी टीम से मिल सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात है कि वो अपना समय आपको हर हाल में देंगे, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह से अपना रहने का भी किया हुआ है सेटअप कि वो आप कहीं पे भी होंगे, अगर उनको कॉल से अगर आप अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर होंगे वो, और आप आ सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसमें वो ये होता है कि एक पार्ट हमारे पास आता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करते हैं सर, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम लोग सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे देते हैं कि हम फिर जैसे आपसे हमारी बातचीत हो रही है सर, आपने हमें बताया कि इन सब बीमारियों से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब सेकंड थर्ड पार्ट पर अगर हम आते हैं सर, तो हम थोड़ा सा आपकी लैब वगैरह विजिट करना चाह रहे थे आपके के साथ में, या फिर आप कोई पर्टिकुलर एक आदमी हमें असाइन कर दीजिए। नहीं, मैं जो तो जो चल करके हमें थोड़ा सा गाइड करे कि ये इस तरह की आपकी आईपीडीज हैं, ओपीडीज हैं, थोड़ा उसके बारे में भी, क्योंकि एक एक्सपोजर मिल जाएगा हमारे। पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। श्योर सर, आप थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिएगा। ये एक 15 बेडेड हॉस्पिटल है, आशा वेलनेस क्लिनिक। नाम क्लिनिक है बट एज ए हॉस्पिटल ही है ये। ठीक है, तो इसमें ओपीडीज हैं, दो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, लेटेस्ट मशीन है, एक मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका एक लेवल 2 स्कैन होता है। उसके लिए यहाँ के लोगों को देहरादून जाना पड़ता है। तो पिछले 3 दिनों से हमारे पास लेवल 2 स्कैन के काफी पेशेंट आए हैं प्रेगनेंसी के, तो अब उनको दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो मतलब यहाँ के रीजन के लिए काफी अच्छा है, जो कि 15-20 किलोमीटर के एरिया में अभी तक नहीं था, अब है। आज मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया। अच्छी सुविधा हो गई। हाँ जी। एक्सरे है यहाँ पे, हमारे पास इमरजेंसी है। ये हॉस्पिटल 24/7 खुला रहता है। रात 11-12 बजे तक तो मैं ओपीडी में बैठा ही रहता हूँ। उसके बाद इन केस कोई पेशेंट आता है तो मैं रात को भी आ जाता हूँ। फिर हमारे पास ऊपर आईसीयू है, मॉड्यूलर ओटी है, ओटी के अलावा प्राइवेट रूम्स हैं और वार्ड है, और हमारे पास पैथोलॉजी लैब भी इन हाउस है, और जो कि 24/7 चल रही है। रात में ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया तो हमें उसे कहना पड़ रहा है कि नहीं आपका ब्लड सैंपल सुबह जाएगा फिर बाद में रिपोर्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यहीं पे होगा, विद इन लिमिटेड टाइम आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जितने भी हमारे जो चाहे वो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो हमें देख पा रहे हैं, और किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं या कोई भी व्याधि में अगर आप परेशान हैं किसी भी व्याधि से, तो आप एक बार आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत कम जगह पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश की है, और वो कह रहे हैं कि 15 बेडेड हॉस्पिटल उनके पास में मौजूद है, जिसमें आईपीडी ओपीडी सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी वो लाए हैं यहाँ पर ताकि आपको जो है बहुत दूर न जाना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सर यही होती है, चाहे हम पहाड़ों की बात करें या कहीं कुछ ऐसी जैसे दूर दराज के क्षेत्रों की बात करें, जब तक पेशेंट को वहाँ से एम्बुलेंस में कैरी करके हम वहाँ तक लाते हैं सर, तब तक पेशेंट जो है डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको जो फर्स्ट जो वो मिलना चाहिए ट्रीटमेंट वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। आप करिए। अभी मतलब स्टार्टिंग ही था हमारा, जनवरी में ओपनिंग किया था, तो हम इवनिंग में 8 बजे तक हम इसको क्लोज करके चले जाते थे। अब नया नया था, लोगों को पता भी नहीं था। फिर जब हमारी इमरजेंसी पूरी वेल इक्विप्ड हो गई तो हमने इसको 24/7 ओपन कर दिया। और जब हम 24/7 इसको ओपन किया हमने जिस दिन से, उसके 3rd डे पे ही एक पेशेंट आए, उनको चेस्ट पेन था। अच्छा सर। तो चेस्ट पेन था तो पेशेंट को अंदर लिया हमने, और पेशेंट के रिलेटिव जो थे वो काफ़ी एंशियस थे कि नहीं हम बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं, हम बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं पेशेंट को। तो मैं भी रात को डिनर करने ही गया हुआ था, रात को 11 साढ़े 11 बजे की बात होगी। तो अचानक से मुझे कॉल आया, मैं विद इन 2 मिनट में यहाँ पहुँच चुका था। पेशेंट को देखा, उसका तुरंत ईसीजी करवाया सबसे पहले, तो उसको MI था, मतलब कार्डियक अरेस्ट। हाँ, तो पेशेंट थोड़ी देर छटपटाता रहा, उसके बाद एकदम फ्लैट लाइन आ गई पेशेंट की और वो हो गया। फिर हमने CPR स्टार्ट किया। इस बीच भी वो बोलते रहे कि हम लेके चले जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं अभी पेशेंट को भेजूंगा तो वो मेरे लिए क्राइम होगा, और आपका पेशेंट जो है 100-200 मीटर जाके इसके बाद में किसी दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा सा विश्वास रख लीजिए, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं।
तो हमने पूरा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 45 मिनट का सीपीआर दिया, पेशेंट को फिर इंटुबेट किया, वेंटिलेटर पे लिया, पेशेंट स्टेबल हुआ। उसके बाद हमने पेशेंट को बोला कि आप पेशेंट के रिलेटिव्स को हमने कहा कि अब आप अपने पेशेंट को लेके कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ताकि आपके भी मन में ये ना रहे कि हम वहाँ ले जाते तो ऐसा हो जाता है या वैसा। पर मैंने कहा उस टाइम पे मैं नहीं भेज सकता था, अब आप लेके जाइए। एम्बुलेंस का भी काफी समस्या थी इस रीजन में, पेरीफ्री में फोन करो आती नहीं है, एक डेढ़ घंटा लग जाता है। जी। तो उस वजह से भी डिले हो जाता है। बट ये था कि यहाँ वेंटिलेटर पे थे पेशेंट, जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस आई फिर उनको शिफ्ट किया, फिर वो देहरादून के एक बड़े हॉस्पिटल में गए, 3-4 दिन वहाँ आईसीयू में रहे, वार्ड में रहे। अभी 1-1.5 महीना हो गया है, वो अपने घर पे सुरक्षित हैं। और ये क्योंकि सर जो पहला ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट जिसको जो कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे 2-3 पेशेंट हो चुके हैं हमारे साथ में जिनका मतलब एमआई के ही पेशेंट थे, तो हम पेशेंट सरवाइव कर गया। तो मतलब एक खुशी होती है कि हाँ हम सही जगह बैठे हैं और सही काम कर रहे हैं। तो ये गाइस आपने सुना डॉक्टर साहब की बातों को कि वो किस मोटिव से काम कर रहे हैं और कितना एफर्ट्स के साथ वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये क्वालिटी वाली जो बात मैं बार बार करता हूँ सारे एपिसोड्स में, जितने लोगों ने, चाहे हमने इंजीनियरिंग का टॉपिक कवर किया, हमने चाहे वो फार्मेसी का किया, चाहे पैरामेडिकल का किया, हर बार हमने क्वालिटी वाली चीज़ों पे ही हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो डॉक्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 100% क्वालिटी वो दे सकें अपनी तरफ से, जितना वो मेहनत कर रहे हैं जिस हिसाब से। तो डॉक्टर साहब ये तो तमाम बातें हुई हैं इस चीज़ से रिलेटेड जो हमने बातें करी हैं कि भाई इसमें हम ये चीज़ें करेंगे। तो थोड़ा सा सर हम चाहेंगे कि आप एक बार थोड़ा आपकी जो लैब वगैरह विजिट कर लेते हैं। हाँ तो अगर आप डॉक्टर साहब से बात आपने सुनी, डॉक्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में जानकारी आपसे साझा करी। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ उनके पूरे हॉस्पिटल का मुआयना करने, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उन्होंने बहुत छोटे उस जगह पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी और आप लोगों को लाभ देने की कोशिश करिए। शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा रिसेप्शन काउंटर है। जी सर। मीना जी हैं और शाहीन है, ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहा है सर। हाँ जी, ये रिसेप्शन पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। आइए जी, ये वाली। हाँ, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब बैठे तो डॉक्टर साहब ये वाला कौन सा हमारा? ये हमारा अल्ट्रासाउंड रूम है जी, एक बार देख लेते हैं। जाइए, एक बार देख लेते हैं जी। शूज एक बार रिमूव कर लेते हैं। आइए सर, अल्ट्रासाउंड रूम। अच्छा, यहाँ पे सर जो पेशेंट आते हैं हमारे, उनका अल्ट्रासाउंड का, हाँ जी, उनके अल्ट्रासाउंड का रहता है। सारी व्यवस्था आपने करी। ये लेटेस्ट मशीन है अभी। जी जी, अल्ट्रासाउंड इसका सैमसंग का V6 मॉडल है ये, मतलब उत्तराखंड का पहला मॉडल यही आया है। बहुत अच्छी बात है सर। तो गाइस देख लीजिए, इक्विपमेंट भी आपको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि जब सबने छोटी सी जगह पे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया हुआ है। और ये मशीन भी आप देख पा रहे होंगे कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है। तो बताते हैं डॉक्टर साहब एक और सेक्शन की तरफ। आइए, ये इमरजेंसी है हमारी, आपातकालीन विभाग। अच्छा, ये वाला जी। हाँ जी, तो पेशेंट को भी आता है तो 3 बेड की इमरजेंसी है। अच्छा सर, फुल्ली इक्विप्ड है, सब कुछ है। उधर डिफिब्रिलेटर है। जी जी जी। तो ये सारी मशीनें सर सब जितनी भी हैं, सब इसी चीज से रिलेटेड हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, इमरजेंसी से रिलेटेड है। और बाकी सर इस तरफ भी आप, मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप थोड़ा, ये हमारा एक्सरे रूम है। एक्सरे वाला पार्ट है जी जी। इसमें हमने जो मशीनें वगैरह रखी हैं, जैसे किसी को एक्सरे, हाँ सभी प्रकार के एक्सरे यहाँ पे होते हैं। इसमें भी आप आइएगा, अंदर से देखेंगे तो इसमें ये दिख रहा होगा आपको, काला ब्लैक ये इधर लगा हुआ है। जी जी जी। ये लेड है एक्चुअली, ताकि रेडिएशंस बाहर ना जाएं। अच्छा, इससे नहीं जाते सर? हाँ, ये हाँ लगाना जरूरी होता है ये। जी जी जी। कई जगह नहीं लगाते हैं लोग, बट वो लोगों को नुकसानदायक होता है। हाँ, अच्छा सर। इवन दरवाजे पे भी लगा हुआ है और ये डोर पे भी आपने लगाया है? जी ठीक है सर, बढ़ते हैं। आ जाइए, ये फार्मेसी है हमारी, आप आके देख सकते हैं। ये नीरज जी हैं, फार्मेसी के इंचार्ज हैं, और लगभग सभी दवाइयाँ हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो है हमारा बॉडी कौन सा वाला पार्ट है सर? ये आईसीयू है और अंदर ही ऑपरेशन थिएटर भी है। अच्छा आईसीयू भी, तो गाइस ये हमारा आईसीयू वाला पार्ट है। और इसमें डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि अंदर प्रोटोकॉल के आईसीयू के लिए जैसे 2 दरवाजे चाहिए होते हैं। और इसमें लिखा है सर रिमूव योर शूज। तो हाँ, आपको यहाँ शूज उतारना है। ठीक है सर। ये ग्रीन जोन है जी जी। इसके आगे आपको अच्छा जूते निकालने उतार के ही आईसीयू। आईसीयू वाला हमारा आ गया सर, सेक्शन है ना? आइए सर। ये 4 बेड का आईसीयू है हमारा जी। वेंटिलेटर मशीन है। अच्छा, इमरजेंसी में पेशेंट
जी 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 जी। तो पुराना इमरजेंसी का भी सर जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी वाले पार्ट में होता है जी सर? नहीं, इमरजेंसी नहीं, पेशेंट आईसीयू जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है। अच्छा, रखा जाएगा। तो उसको यहाँ पर तो सर उसकी केयर की जाती है हाँ, सर? यहाँ केयर की जाती है। किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को हम यहाँ एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम वार्ड में या दूसरी प्राइवेट जगह रूम उसको जो भी होता है वहाँ शिफ्ट शिफ्ट करते करते हैं, हैं। ठीक है सर। जस्ट फॉर सेफ्टी तो ये पर्पस। जितनी भी सर जी मशीनें आपने हाँ, रखी हैं, जितनी भी दवाइयाँ दिख रही हैं, जी सब जी इसी जी चीज से रिलेटेड है सर? हाँ, सब इसी से है। एक ये है, यहाँ पर कोई मशीन भी रखी है सर? जी जी जी, ये फीटल डॉपलर कहा जाता है इसको, फीटल डॉपलर मशीन एफटी। अच्छा, ये वाली सर? हाँ जी, अच्छा सीटीजी मशीन होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जी बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, बच्चे का हार्ट किस उससे काम कर रहा है, जी तो इससे पूरी फिल्म निकलती है। 20 मिनट का एक पूरा सेशन होता है इसका। राइट। उससे हम मतलब ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा अगले 24 घंटे तक सुरक्षित रहेगा सुरक्षित या रहेगा, ये उसमें कुछ उसको। दिक्कत है या कोई हाँ, प्रॉब्लम है? तो यूजुअली ये नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में होता है, जिसमें पेशेंट चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है। जी जी तो उसके लिए इसमें हमें पता चल जाएगा कि फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है बच्चा या कुछ है, कि अच्छा। हमें इमरजेंसी में कहीं ऑपरेट तो नहीं करना पड़ेगा, जी 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 जी। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ सेव करनी है लाइफ हमें। तो वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सिजेरियन से तो हो, इसमें सर ये मशीन बहुत तो काम उसको आती है हाँ, सर? उसमें ये क्योंकि मशीन एक बहुत रिपोर्ट काम यहाँ से आती तैयार होती है। हाँ हाँ जी जी, उसके लिए है सर, है ना? जी जी। ठीक है सर। बाकी ये सारा सामान है हमारा इमरजेंसी के इन केस में किसी को कभी पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट आए या कुछ है, तो वो सारी दवाइयाँ इमरजेंसी की अलग थी, इधर आईसीयू की जी सर, ईसीजी से अलग है। रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं, हाँ हाँ, हार्ट से रिलेटेड हार्ट से कुछ भी हो। जितनी भी, ठीक है सर। हाँ, गाइस चलते हैं एक और नए सेक्शन की तरफ। सर हमें बता रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उपलब्ध हैं और किस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये हमारा नॉर्मल लेबर रूम है, लेबर रूम है, नॉर्मल डिलीवरीज के लिए होता है बेसिकली। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर तो सर यही डिलीवरी होती है, बगल में ही बच्चे का ये ओटी ऑपरेशन वाला थिएटर है। जी, इसमें सर ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड हाँ जी, ऑपरेशन एक्टिविटीज थिएटर होंगी सर। जी यहाँ पे फिर रिमूव करने पड़ेंगे सर? नहीं नहीं, ये वाले तो चप्पल यही अंदर के ही है। अच्छा, ये इस रीजन की। ये वॉशिंग मतलब हैंड स्क्रब एरिया होता है, ये भी हमारा जो है टचलेस है। आप सेंसर से कीजिए, अपना हैंड वॉश करेंगे और फिर आप बंद कर देंगे इसको। क्योंकि उसमें आपको कहीं भी टच नहीं करना नहीं है, करना। बंद नहीं करना है, ये सब नहीं करना, जिससे इन्फेक्शन वापस आपने हैंड वॉश किया और फिर आपने बंद आपने कर नल पे दिया लगा तो दिया, जी, जी, जी। फायदा नहीं हुआ उस चीज कोई का। फायदा नहीं है सर। तो टचलेस है, इवन ये खराब होता है तो हमारे पास ये भी है कि पैरों से भी चला के कर पैर से भी सकते आप हैं। इसको लीवर से भी इसको स्टार्ट पर हैंड वो नहीं हैंड उसमें यूज नहीं होगा सर, क्योंकि जी, उसको जी। वैसे भी वो नहीं बना टैब। हाँ जी। तो गाइस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑपरेशन करके आ रहे हैं और आपने उसको छू दिया फिर ये कर दिया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो हर चीज़ को सेफ्टी के तरीके से डॉक्टर साहब ने जो है उसको बनाने की कोशिश करी है। उसमें जो है हर सेफ्टी का हर पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपने हिसाब से जो है उसको मानक बाकी के हिसाब ये से किया। गंदा लिनन वगैरह है उसके लिए अलग सेपरेट वो है। गंदा कपड़ा जो होगा जी जी जी, ऑपरेशन करने के बाद तो वहाँ होगा सर। राइट। थिएटर है। अच्छा, ये ऑपरेशन थिएटर है सर? जी जी, तो एक बार देख सकते हैं सर? हाँ प्लीज आइए। आ जाइए। ये तो फुल्ली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। हाँ सर, वो देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सेट होता है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एक भी दिखा दो है ओपन में। तो ये इनसे मतलब ये स्क्रीन होती है, जब भी हम एब्डोमेन के अंदर कोई कैमरा डालते हैं तो हमको पूरा व्यू इसमें दिखता है। अच्छा, इसमें पूरा दिखेगा सर? तो हम इसमें देखते हुए ही सर्जरी करते हैं। अच्छा, जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ये लंबे, जो पेट के अंदर सर आप हाँ हाँ, ये पेट के अंदर जाते हैं जी इंस्ट्रूमेंट्स, जी। पतले पतले होते हैं ताकि कम से कम चीरे में ऑपरेशन हो जाए ऑपरेशन मरीज हो का। और अंदर कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, बाहर से छोटे छोटे से चीरे में हम वो कर देते हैं। वो कर देते हैं सर जी। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा काट छाट करने की काट छाट करने की जरूरत उससे नहीं है बचने के पूरा, लिए हम हाँ। लोग जो है क्योंकि ओपन सर्जरी जो पहले होती थी, पूरा बड़ा चीरा लगाओ फिर हाथ डालो फिर ऑपरेशन करो, जी जी जी, तो वो काफी मतलब वो रहता था, उसमें रिस्की इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा था, रिस्की भी रिस्की था। भी ज्यादा अब रिस्क बहुत कम हो गया है इसकी वजह से। तो इसलिए सर आपने जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप कर रहे हैं यहाँ पे। जी। और ये बाकी सारी ये मशीन है एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन बोलते हैं एक तरह से। ये वेंटिलेटर ही होता है। जब पेशेंट बेहोश होता है जी, तो वो पूरा ये मशीन की वजह से उसकी सांसें और उसकी धड़कनें वगैरह सब इससे कंट्रोल होती हैं। ये उसको पूरी हेल्प करता है सर, एक तरह से देखा जाए तो। ये सारे उसी चीज से रिलेटेड है। हाँ तो जी। गाइस, जब देख पा रहे होंगे सर ने यहाँ पर जो है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में वो सारी चीजें हमें बता पा रहे हैं और उन्होंने बहुत
अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पे ला के रखे हैं कि अगर आप एक बार विजिट करेंगे किसी बीमारी में, किसी व्याधि में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी कि भाई सर ने जो है सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से रखी हुई। तो बढ़ते हैं सर के साथ में एक और नई सेक्शन पर। सर चल, यहाँ पे सर स्क्रीन भी कुछ चल रही है, इस पे भी थोड़ा सा एक बार मैं पूछना चाहूँगा, ये क्या चीज़ बता रही है सर? ये टच स्क्रीन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो है पूरे ऑपरेशन थिएटर को कंट्रोल करती है। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, या फिर इसकी लाइट्स हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये यहीं से कंट्रोल होगा? हाँ, ये सारी लाइट्स, इससे यहाँ से हम कॉल करना है किसी को तो यहीं से कॉल करके ही हम, हाँ, कुछ भी सामान मंगाना है तो बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि किसी को भाग के जाके लेके आना है या कुछ। जी। और फोन भी यूज नहीं कर सकते। तो एक जो फ्लोर में रहता है असिस्टेंट, वो अपना कॉल करके कुछ भी सामान हमें चाहिए तो वो फार्मेसी से अपना। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर ने इस चीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो है कि अगर ऑपरेशन के दौरान तो या इमरजेंसी के दौरान जब यहाँ पे कुछ काम हो रहा है ऑपरेशन का, तो उस बीच आप ये सारी चीजें जो है यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीजें भी यहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब बढ़ते हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 4 बेड का जनरल वार्ड है जी। एक्चुअली क्या है, कर्टन हर वीक धुलने के लिए जाते हैं तो अभी उतरे हुए हैं वो। जी। वॉश होके आएंगे फिर वो लगेंगे। नर्सिंग स्टेशन है हमारा। ठीक है। ये नर्सिंग इंचार्ज है और ये आईसीयू इंचार्ज है। हाँ जी। तो सर यहाँ पे जितना भी स्टाफ है सारा हमारे वैसे वेल ट्रेंड है? हाँ, सब एक्सपीरियंस्ड है और वेल ट्रेंड है और अच्छी डिग्री वाले हैं सर। जी। तो गाइस हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है और हम हर मानक को फॉलो किया जा रहा है। जो एक हॉस्पिटल के अंदर चाहिए सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप एक बार विजिट कीजिए, आपको सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। बढ़ते हैं सर के साथ में एक और डिपार्टमेंट। अगर कोई पेशेंट कहता है कि नहीं हमें मेरे को प्राइवेट सेपरेट रूम चाहिए तो ये उनके लिए, उसके लिए सर आपने प्राइवेट रूम की व्यवस्था भी करी है? हाँ, प्राइवेट रूम भी है। किसी को और अच्छा चाहिए अभी मतलब तो ये भी हमारे पास है। बढ़ते हैं सर, मतलब हर उसके लिए वार्ड के लिए सेपरेट 2 डिलक्स रूम है। यहाँ पे डिलक्स रूम भी बने हैं सर? हाँ जी, हाँ। ये आप आके देख सकते हैं। पेशेंट जो है, हाँ सर ये पेशेंट टू पेशेंट वो कहता है, कोई कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए और थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। टीवी की व्यवस्था हाँ, यहाँ भी होगी टीवी की, एसी लगे हैं। तो ये एसी भी लगा हुआ है। हाँ, चल ही रहा है उन प्रोसेस से सारा कुछ। बहुत कंफर्टेबल बिस्तर चाहिए करके और वो सब चीजें सेपरेट चाहिए। ये इलेक्ट्रिक बेड है पूरा, आराम से पेशेंट कंफर्टेबली जो है उसमें जी लेट सकता है। सेपरेट वॉशरूम वगैरह है इधर। वॉशरूम भी हमने बना रखा है यहाँ पे। जी। ये वॉशरूम का है इसमें। ठीक है। ये भी डिलक्स रूम है सर? हाँ जी। इसी तरह का रूम है ये भी? जी। तो इस तरह से सर सारे बेड को मिलाकर के हमारे पास 15 बेडेड है। हाँ जी। इसमें कुछ है इवन गैलरी है, अगर पेशेंट को अगर ताजी हवा खाने का एयर के लिए खड़ा हो तो सारी चीजें की व्यवस्था है। अभी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ में एक और जनरल वार्ड की तरफ। सर ये जनरल वार्ड भी बनाया हुआ आपने ना? हाँ, ये भी जनरल वार्ड है 4 बेड का। जी। 4 बेड्स का जनरल वार्ड। जी। ये जनरल वार्ड के अलावा यहाँ पे ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जी इसी में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है डॉक्टर साहब ने। और सारे बेड जो है बहुत नीट एंड क्लीन है। जैसे हर जगह हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत साफ सफाई का भी ध्यान रखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इसके ऑनर हैं खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी सोल यहाँ पे काम कर रही है, वो 100% यहाँ पर है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सर एक बाकी ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड रूम है, MRD रूम कहते हैं। इसमें आप मेडिकल से रिलेटेड रहेगा। साथ ही हमारा पीछे सर्वर रूम है। सर्वर रूम भी बना। अब यहाँ की गाइस अब अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में, जहाँ पर सारी सैंपलें आपकी चेक की जाती हैं। जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं किसी भी पेशेंट का और उसके लिए जांच करने के लिए दूसरी जगह भेजते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो इसी क्रम में डॉक्टर साहब हमारे साथ राजदेव जी है, ये हमारे लैब के इंचार्ज हैं। जी राजदेव जी। आगे ये आपको तो गाइस राजदेव जी हमारे साथ में है। राजदेव जी बताएंगे। राजदीप जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। तो थोड़ा सा बताना स्टार्ट कीजिए, मशीनें जो आपने लगाई हुई हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा ये वाली मशीन ये सेंट्रीफ्यूज है। ये हमारा प्लाज्मा और आरबीसी या सीरम या आरबीसी उनको सेपरेट करने के लिए काम आता है। फिर ये वाली मशीन है, ये हमारी फुल्ली एनालाइजर है बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसमें आपका एलएफटी, केएफटी, आरबीएस और लिपिड प्रोफाइल
सारे पैरामीटर्स इसमें लगाए जाते हैं। इसमें चेक की जाती है। HbA प्लस HbA1c भी लगाया जाता है इसमें। अच्छा, हाँ जी। जी। और एक सैंपल की रीडिंग आपको इसमें 15 मिनट्स के अंदर मिल जाती है। तो सर जो कोरोना के टाइम पे हमने चेक किए थे सैंपल, उसी की बात कर रहे हैं H1? नहीं सर, वो हमारा उस टाइम पे हमारा कोविड के टाइम पर हमारा चलता था RT-PCR। वो भी उसके भी सैंपल इसमें चेक किए जाते नहीं, उसके नहीं सर, इसमें सब हम रूटीन टेस्ट लगा सकते हैं। हैं? टेस्ट हम इसमें चेक कर सकते सिर्फ रूटीन टेस्ट लगा सकते ठीक है। फिर ये जो हैं। ये हमारा सैंपल रोटेटर है। जी, जी। जब हम CBC का सैंपल लेते हैं 15 से 20 मिनट्स के लिए हम इसको रोटेट होने के लिए रख देते हैं, ताकि RBCs वगैरह WBCs वगैरह आपके प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। हाँ, ताकि आपकी जो वैल्यू आनी है वो प्रॉपर आए। राइट। ये हमारा 5 पार्ट एनालाइजर है CBC के लिए। अच्छा, और फिर हमारा सेमी एनालाइजर है बायोकेमिस्ट्री के लिए। जी जी। इसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, बाय चांस कुछ भी आ सकता है, प्रोब सही से नहीं काम कर रही है, या फिर डिस्टिल वाटर खत्म हो जाता है, जी, जी। या कोई भी टेक्निकल इशू कभी भी आ सकता है, तो फिर हम इसमें सैंपल लगा देते हैं। अच्छा, यानी हमारा बैकअप के लिए है। ये बैकअप के लिए मशीन आपने तैयार रखी है सर? हाँ जी। या फिर कोई वैल्यू हमारी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो क्रॉस चेक करने के लिए भी हम इसमें सैंपल रखते आप हैं। इसमें सैंपल रखते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह वो सब जानने के लिए, जिस किडनी फंक्शन टेस्ट में आपका सोडियम पोटेशियम वगैरह आता है, जी, जी। तो हम उसके लिए सैंपल इसमें रन करते हैं। फिर ये वाली मशीन है, ये आपका ABG के लिए है, आर्टिल ब्लड गैस के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें आपका ABG भी लग जाता है, VBG भी लग जाता है, और साथ में आपका सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें रन कर सकते हैं। बेसिकली ये मशीन जो होती है ICU के पेशेंट्स के लिए चाहिए होती है। ICU के पेशेंट्स का एवरी 6 आवर्ली या 12 आवर्ली जो रहता है, हम सैंपल लेते हैं, उनका ब्लड गैस देखते हैं कि गैस की वैल्यू कैसे ऊपर बाहर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं सर। हाँ जी। उसके लिए ये मशीन तो है ये मशीन, हाँ, मशीन special उसके लिए ये ठीक है सर। बाकी ये हमारा सेटअप एंट्रीज वगैरह के लिए है। जिसमें आप सारी चीजें चेक करते हाँ हैं जी। और एक ये मशीन है इधर, ये हमारा सीरोलॉजी का सेक्शन है। सीरोलॉजी। हाँ जी, यहाँ पे सारे रैपिड कार्ड लगाए जाते हैं, आपका HIV, HbA, GHCV, हेपेटाइटिस वगैरह, डेंगू, टाइफाइड वगैरह वो सब लगाए जाते हैं। लगभग सारे टेस्ट यहाँ पे यहाँ पर उपलब्ध है सर, ठीक है। मतलब पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा कि इधर से उधर जाए, आधे सैंपल हम कर रहे हैं, आधे कहीं और भेज रहे हैं, वो चीज नहीं होगी। तो गाइज ये चीज भी उपलब्ध है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट यही होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ का सैंपल कहीं और भेजा जाता है, वो चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। अगर आप इनकेस यहाँ आते हैं, यहाँ एडमिट होते हैं किसी भी कोई बीमारी में, किसी व्याधि में, तो आपको सारी चीजें यहीं और ये लैब 24/7 चलती है। और ये 24 घंटे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 24 घंटे लैब यहाँ पर जो है मौजूद है, आप कभी भी आकर के अपनी जांच करा सकते हैं डॉक्टर साहब। और इसके अलावा कुछ और भी अगर है तो हम उसे देखना चाहेंगे एक बार। जी, ये इतना यहीं पर इनके स्ट्रेचर के हिसाब से बनाई है कि एक स्ट्रेचर आ जाए और पेशेंट को हम शिफ्ट करने में बहुत आसानी रहेगी, मतलब जिससे कि सीढ़ियों से या उससे नहीं चल पाते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, तो वो आराम से कंफर्टेबली इससे नीचे ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है सर हॉस्पिटल के अंदर से। कई बार क्या होता है कि लिफ्ट ना होने की वजह से भी बहुत दिक्कतें आती है, फिर उसको ठेलम ठाली करना पड़ता है, कई चलने पेशेंट भी थक जाता है या कुछ ऐसा फूलता है जिनका, तो उनके लिए अच्छा है कि आप आराम से लिफ्ट से किसी भी फ्लोर पे। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये व्यवस्था भी उपलब्ध है कि लिफ्ट से भी, लिफ्ट वाला सिस्टम भी है। फाइनली गाइस हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने आपको विजिट कराया कि सारी चीजें आपने देखा, अपने हॉस्पिटल के सारे पार्ट्स को विजिट किया, अपने डॉक्टर साहब की बातों को भी सुना। हम लोग आ चुके हैं एंड वाले पार्ट में, और जाते जाते डॉक्टर साहब जाते जाते जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर, ताकि जो एक समाज में एक अवेयरनेस फैले हेल्थ को लेकर के, खासकर क्योंकि आजकल इतनी सारी तमाम डिजीजेज हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। जब डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाके लोगों को लगता है कि इससे पहले अगर हमने चेकअप करा लिया होता तो हमारी इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। उस पर थोड़ा सा सर क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते सर? मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। जी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका परिवार और आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे और आपका परिवार भी खुश नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ है, फिर अपने परिवार की और फिर आगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये है, जैसे आजकल तो देख ही रहे हैं आपकी बहुत यंग एज में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। 28 साल के लड़के को, 30 साल के लड़के को MI का अटैक आ जा रहा है। इस अपना मेन क्या है कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, और तो बेटर है कि अपने मतलब शेड्यूल को थोड़ा सुधारिए और अपने रूटीन चेकअप करवाते रहिए। एटलीस्ट 40 की एज के बाद में मतलब जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर डिजीज और ये सब चीज़ें, ओवेरियन डिजीज, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो एक रेगुलर रूटीन चेकअप अगर आप कराते रहे, 6 महीने साल भर में, लोगों को क्या लगता है ना, एक कि मतलब कभी होता है मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं
तो वो टेस्ट करवा रहे हैं जी डॉक्टर फालतू के टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट में कुछ आया नहीं। अच्छी बात है अगर कुछ नहीं आया है तो। टेस्ट ज्यादा इसलिए हो गए हैं कि एडवांसमेंट बढ़ गई है, पहले के जमाने में टेस्ट नहीं होते थे। जी। आज हम पर्टिकुलर किसी डिजीज को ढूंढने के लिए उसके टेस्ट हैं हमारे पास अवेलेबल है और हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तक मतलब डिजीज है। पहले बेसिक टेस्ट होते थे या नहीं भी होते थे तो मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती थी। अब इन्हीं टेस्ट की वजह से ही अब ये हो गया कि लोगों को मतलब मोर्टेलिटी कम हो गई है, हम ज्यादा अच्छे से क्योर कर पा रहे हैं। बाकी तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपने सुना ही होगा सबने। तो जितना जल्दी मतलब ये रहे कि रूटीनली 40 की एज के बाद तो आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हो गए या ईसीजीज हो गए, ये सब आपको 6 महीने साल भर में करवाते रहना चाहिए। तो गाइज सर की बातों को बहुत ध्यान से समझिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। उन्होंने बहुत कम शब्दों में आपको सारी चीज़ें बता दी अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बचते हैं रूटीन चेकअप से। हमें इन चीज़ों से बचना नहीं है, बल्कि साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि आप आगे किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, किसी मेजर बीमारी आपको अपने उसमें ना ले, अपने जकड़ ना ले, किसी बीमारी की उसमें चपेट में ना जाए। तो इसलिए आपको इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना होगा और उसके बाद आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और इन सारी चीज़ों को समझ करके आप जो है आगे आपको बहुत सारी चीज़ें काम भी आने वाली। तो गाइज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग डॉक्टर साहब से विदा लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और अपने जीवन में उतारने की उनको प्रयास कीजिए, और ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकें अपने आसपास। आप लोग स्वस्थ रहें, आप किसी बीमारी के चपेट में आने से बचें, उसके लिए भी उन्होंने आपको टिप्स दिए। उन्होंने हॉस्पिटल में कितनी सारी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी भी आपसे साझा करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज आपका दोस्त, आपका होस्ट नमित आपसे इजाजत लेता है इस एपिसोड में। फिर एक नए एपिसोड में आपसे सभी से दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। और यार आप हमारे फैमिली ग्रुप में जुड़िए, जितने लोग हमें देख रहे हैं। कई सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने हमको सब्सक्राइब किया हुआ है, ना हमारे चैनल पर जो है वो नए अगर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को खूब शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।